जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह पेपर आपके जून साइकिल 2024 का है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं और यह पेपर मैंने भी दिया था। इसमें आप मेरा स्कोर देख सकते हो। आई ऑब्टेन 243 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स। परसेंटाइल की बात करें तो 99.94 परसेंटाइल। पहले पेपर में मेरे 34 क्वेश्चन करेक्ट थे, जबकि जो पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस का उसमें 85 प्लस क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे। कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए जिसका बोनस के रूप में फ़ायदा सभी को मिला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हम टैकल कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ किस प्रकार होता है और क्वेश्चन में समय हमें कैसे बचाना है। ये सभी टिप्स ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन टेक्निक क्वेश्चन के माध्यम से हम देखने वाले हैं। यह रिस्पॉन्स शीट मेरी है जो कि मैंने ओरिजिनल एग्ज़ाम दी थी, यूजीसी के साइट से मैंने डाउनलोड की है। इसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ जो मैंने एग्ज़ाम में ओरिजिनली रिस्पॉन्स शीट में जो आंसर फिल किए थे, चूज़ किए थे ऑनलाइन मोड में, वो आप देख सकते हो। ठीक है, या चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें फाइंड करना है। आप इतना पढ़ने के बाद ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ आप देखने के बाद आपको ये पता चलेगा जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट बी करेक्ट है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन में है। तो हम इसे बिन पढ़े ही करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वन वेयर प्राइम मिनिस्टर इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। ऐसा नहीं है। यदि आपने पॉलिटिकल साइंस ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा यूएसए का एग्जाम्पल लेके कि वहाँ प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। डी पढ़ते हैं। वन वेयर देयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ऑलवेज क्या है, एक एक्सट्रीम वर्ड है। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो तो वहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही होगा, लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज भी हो सकता है। तो जो डी स्टेटमेंट है उससे भी हम रॉन्ग मानेंगे। ई पढ़ लेते हैं। वन वेयर देयर इज ए ऑलवेज, फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया ऑलवेज लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज। ऐसा फिर ज़रूरी नहीं है कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो वहाँ लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज ही होगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी ई भी एलिमिनेट हो गया है। हमारे पास बचता है ऑप्शन ए। ठीक है, यह स्टेटमेंट सी डी ई एब्सोल्युटली रॉन्ग है। यहाँ आप देख सकते हो आई चूज एन ऑप्शन फर्स्ट एज ए करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर का। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन ही शी एड्रेस रेजिग्नेशन लेटर टू। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेजिग्नेशन लेटर किसे देते हैं। काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। न्यू प्रोविजन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड्स। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड हुआ था 2019-20 में, उसमें कौन से प्रोविजन जोड़े गए हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आप ऐसे क्वेश्चन देखकर घबराइए मत, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। कॉमन जो सेंस होता है, कॉमन सेंस के माध्यम से हम इसे सॉल्व कर सकते हो। आप यदि पूरे स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यहाँ ई स्टेटमेंट को एक्सट्रीम पाओगे। पावर ऑफ द कंज्यूमर टू कंप्लेंट हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड, ये हो जाएगा रॉन्ग। जो कंज्यूमर की कंप्लेंट करने की पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट क्यों किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। यहाँ बोल रहा है रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए, ये जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट हो गया है। तो हम एक मिनट रुकिए। जो ई स्टेटमेंट है उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ई स्टेटमेंट है ऑप्शन ए में, ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन डी में ये हो जाएगा रॉन्ग। अब हम स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, भ्रामक विज्ञापन होते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होना चाहिए। ये हो जाएगा। कॉमन सेंस के माध्यम से आप सोच सकते हो कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन है यहाँ, बी सी डी और ए बी सी डी ये बचे हुए हैं। बी सी डी दोनों ऑप्शन में कॉमन है, हमें केवल ए के बारे में सोचना है। कॉमन सेंस से आप सोच सकते हो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में।
ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज द की आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय पीटर ड्रकर इन, जो एमबीओ का कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वो पीटर ड्रकर ने किस बुक में दिया था? ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपको इस संदर्भ में नॉलेज होना चाहिए, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह यूज़ नहीं आती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन केवल नॉलेज के बदौलत ही आप सॉल्व कर सकते हो। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज द की आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय पीटर ड्रकर इन द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन डी। पीटर ड्रकर को मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उनकी जो बुक है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में उन्होंने एमबीओ को कॉन्सेप्ट दिया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो हैड एनविजन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इनटू डिवाइन लाइफ। ठीक है, यह डिवाइन लाइफ, जैसे ही डिवाइन लाइफ आप पढ़ोगे तो आपको अरविंदो की द लाइफ डिवाइन नामक बुक याद आनी चाहिए। तो ये लाइफ डिवाइन वर्ड देखे आपके लिए काफ़ी आसान कर दिया गया है क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंदो। ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट और जो रेडिकल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है एम एन रॉय का, उससे, बट डिवाइन लाइफ का कॉन्सेप्ट देके यहाँ क्वेश्चन को आसान कर दिया गया है। बस आपको ब्रेन सेल को ठंडा रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है और क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। आपने यदि पॉलिटिकल साइंस का आपका बेसिक क्लियर है पॉलिटिकल साइंस का, तो पेपर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म। इंटरनेशनल रियलिज्म से कौन से संबंधित थ्योरी है? ठीक है, आप यहाँ पांचों स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो जो डी नंबर का स्टेटमेंट है, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, यह है अलेक्जेंडर वेंथ का, जो कि है एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वेंथ का स्टेटमेंट है एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। अलेक्जेंडर वेंथ एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ना कि रियलिस्ट है। तो आप ऑप्शन जो स्टेटमेंट डी है उसको एलिमिनेट कर सकते हो। स्टेटमेंट डी इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, तो ये हो जाएगी दोनों रॉन्ग। अब यहाँ आप देख सकते हो ए बी सी और ए बी सी ई। ठीक है, इसमें हमें केवल ई स्टेटमेंट पढ़ना होगा क्योंकि ए बी सी और ए बी सी दोनों ऑप्शन में है। ई पढ़ते हैं। लाइक ऑल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर, ये रियलिज्म का कोर थीम है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। लाइक ऑल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये कॉमन सेंस के माध्यम से आप इसमें ऐसा सोच सकते हो कि जो ये ई स्टेटमेंट है वो रियलिज्म से संबंधित होगा, क्योंकि इसमें पावर, यदि आप देखोगे रियलिज्म में, नियो रियलिज्म में, तो दो कैटेगरी है, डिफेंसिव नियो रियलिस्ट और ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट। उसमें जो ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट है वो पावर की बात करते हैं। ठीक है, पावर मैक्सिमाइजर की कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। यह क्वेश्चन भी आसान है। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल रिलेशन थिंकर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, यदि आपको पता नहीं है थ्यूसिडाइडस पहले आता है तो ये ऑप्शन आपको बता देगा। सी ऑप्शन से ही आंसर स्टार्ट होने वाला है। तो थ्यूसिडाइडस फर्स्ट नंबर पे हो गए, फिर अलेक्जेंडर वेन, हेंस मॉर्गनथाउ, अलेक्जेंडर वेन, केनेथ पॉल्स और एच कार। तो इन सभी में सबसे पहले एच कार हो गए क्योंकि इन्होंने 20 ईयर क्राइसिस लिखा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। अलेक्जेंडर जो केनेथ वॉल्स है, हेंस मॉर्गनथाउ और अलेक्जेंडर वेन ये बाद में आएंगे। तो सी के बाद होगा आपका ऑप्शन ई, सी के बाद होगा ऑप्शन ई। ठीक है, इसे मैं साफ कर देता हूँ। सी सभी में है, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका ई एच कार, दो ऑप्शन में है, फर्स्ट और 4 एलिमिनेट हो चुके हैं। अब केवल ये देखना है कि ए और बी इनमें कौन पहले आएगा। केनेथ वॉल्स, हेंस मॉर्गनथाउ। यदि आपको पॉलिटिकल साइंस का बेसिक नॉलेज है तो आपको पता है, तो हम सभी जानते हैं हेंस मॉर्गनथाउ क्लासिकल रियलिज्म से संबंधित है, जबकि जो केनेथ वॉल्स है वो नियो रियलिज्म से संबंधित है।
तो जो क्लासिकल रियलिज्म है वो पहले आएगा और न्यू रियलिज्म का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। तो हेंस मॉर्गनथाउ पहले हो गए केनेथ वॉल्स से, ठीक है। तो CEBAD आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन। यहाँ हमें पूछा गया है कौन सा रिलेटेड नहीं है ग्लोबलाइजेशन से। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, या आप स्टेटमेंट पढ़िए। सी स्टेटमेंट पढ़ोगे पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है ग्लोबलाइजेशन से, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, 52nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 10, ठीक है। तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है ग्लोबलाइजेशन से। इसमें पूछा गया नॉट रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में सी नहीं आता है, सेकेंड में सी है, थर्ड में सी नहीं है, फोर्थ में सी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेटो इज द सिक्योरिटी पैक्ट क्रिएटेड फॉर द डिफेंस ऑफ यूएस लेड वेस्टर्न कंट्री। यदि आपको बेसिक नेटो के बारे में पता है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेटो सिक्योरिटी पैक्ट है जिसका आर्टिकल 5 के बारे में आपने सुना होगा, कलेक्टिव डिफेंस के संदर्भित आर्टिकल 5 है, और जो नेटो है यूएस लेड वेस्टर्न कंट्रीज का एक अलायंस है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। जबकि जो वॉर्सो पैक्ट है वो यूएसएसआर और उसके अलायंस का एक रिस्पॉन्स था नेटो के लिए। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है, 1955 की बात है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सार्क वॉज क्रिएटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया। यह स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि सार्क हमें पता है जिसमें 8 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, जिसका पर्पज़ सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन करना है, ना कि सिक्योरिटी के लिए एक अलायंस बनाया गया है सार्क। सी को आप एलिमिनेट कर देते हैं, सी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, तो आपके पास केवल ऑप्शन फर्स्ट बचता है, ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 इंदिरा गांधी जी के समय, ताशकंद एग्रीमेंट 1966 लाल बहादुर शास्त्री, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में, और इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था मनमोहन सिंह के टाइम में, ठीक है। वो propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन। टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट किसने लिया था? इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन डायस्पोरा इज स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर द कंट्री, ठीक है। जो इंडियन डायस्पोरा होते हैं वो स्ट्रेटेजिक एसेट होते हैं फॉर द कंट्री, ये हमें कहा गया है। डायस्पोरा आपको पता होगा, ऐसे व्यक्ति जो इंडिया के सिटीजन है, विदेश में जाकर काम करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, इंडियन रिसीव लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ रेमिटेंसेस, और यहाँ आप ऑप्शन देखोगे तो ये सभी में है, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही ट्रू हो जाता है यदि आपको नहीं भी पता है तो। बट आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजते हैं। फर्स्ट नंबर पर रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया फर्स्ट है, सेकंड पे मैक्सिको आता है, और थर्ड पे चाइना आता है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स हैव गिवन अ बैड नेम टू इंडिया। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट यहाँ क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि इंडिया डायस्पोरा इज स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर द कंट्री। यहाँ एसेट की बात चल रही है। यह स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली तो करेक्ट है, बट इसके रिगार्डिंग करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यह निगेटिव बात कही गई है, जबकि क्वेश्चन में पॉजिटिव वे में पूछा गया है इंडियन डायस्पोरा के रिगार्डिंग। तो आप बी को एलिमिनेट कर लीजिए, तो आपका केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सी डी ई ये करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तारीफ की जा रही है, जबकि जो बी स्टेटमेंट है उसमें यहाँ उनकी बुराई की जा रही है। इस प्रकार आप समय बचा सकते हो अपना एग्जाम में। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आइडेंटिफाई द राइट्स आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। चाइना इज द कम्युनिस्ट कंट्री, देयरफॉर इट हैज़ ए सिंगल पार्टी सिस्टम। दिस इज करेक्ट। चाइना में केवल एक ही पार्टी है और कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया एंजॉय मल्टी पार्टी सिस्टम। यस, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ए और बी। तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें ए और बी नहीं है, ठीक है। तो अब इससे पता चल जाता है कि सी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन हैज़ 2 पार्टी सिस्टम, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी है वहाँ।
जापान इंजॉय टू पार्टी सिस्टम, साउथ अफ्रीका है सिंगल पार्टी सिस्टम। अब आपको डी और ई में नॉलेज होना चाहिए, आप 50-50 यहाँ कर सकते हो। साउथ अफ्रीका है सिंगल पार्टी सिस्टम, मुझे जहाँ तक पता है वह मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, तो आप ई को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी, ए बी सी आर करेक्ट। जापान का एक बार आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में वहाँ किस प्रकार का पार्टी सिस्टम है। ये मैंने चूजन ऑप्शन 2, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हो, मैंने ऑप्शन 2 ही वहाँ चूज़ किया था एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज इन द नो ऑफ, एक मिनट रुकिए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज इन द नो ऑफ थिंग्स एंड इज विलिंग टू अलर्ट द कंट्रोलिंग अथॉरिटी बाय डिस्क्लोजिंग द करप्ट एक्ट और प्रैक्टिसेस दैट टेक प्लेस। ये हमें पता है कि जो करप्ट प्रैक्टिस को डिस्क्लोज करता है उसे विसल ब्लोअर कहा जाता है, ऑप्शन सी। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक एक्ट लाया था, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट। इसमें से सोशल ऑडिट का क्या एडवांटेज है क्वेश्चन में पूछा गया है। यह है कॉमन सेंस का क्वेश्चन, इसमें आप ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन बी, जो ऑप्शन सेकंड है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगेगा। प्रमोट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही एडवांटेज हो सकता है सोशल ऑडिट का। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आपको केवल ये पता है कि 1975 में इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, इंदिरा गांधी जी का उस समय कार्यकाल चल रहा था, तो लिस्ट 2 में थर्ड ऑप्शन 1975 प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी, डी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में, बाकी तीनों ऑप्शन में डी का 3 नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। एग्जाम में हमें इसी प्रकार सोचना है और जितना समय बच सकता है उतना बचाना है। अब इस क्वेश्चन में यदि आपको नहीं भी पता है तो आप यहाँ 50-50 तक पहुँच सकते हो। किस प्रकार से, यहाँ एक दिया गया है थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन और यहाँ दिया है रियलिज्म, इसे हम मैच कर लेंगे क्योंकि हमने ऊपर क्वेश्चन किया था 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो। इसमें एक ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिलीव इन रिलेटिव गेन रेदर देन एब्सोल्यूट गेन। बात चल रही है रियलिज्म की। ठीक है, फिर से हम क्वेश्चन पे आएंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन हम मैच कर देंगे रियलिज्म से। सी का 1 दो ऑप्शन में, ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। डी का 2 दोनों ऑप्शन में, तो हमें पता चल गया कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट गेन लिबरलिज्म से संबंधित है। इसके बाद इनसाइड आउट अप्रोच आपको पता होना चाहिए क्लासिकल रियलिज्म का है, तभी आप कंफर्म ऑप्शन पे जा सकते हो। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वरना 50-50 कर सकते हो, ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड। इनसाइड आउट अप्रोच है क्लासिकल रियलिज्म का, आउटसाइड इन अप्रोच है नियो रियलिज्म का, जिसे हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में भी यदि आपको नहीं पता है तो 50-50 तक पहुंचा जा सकता है। कैसे, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम के संबंधित ये क्वेश्चन है, उनको सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको स्वामित्व स्कीम के बारे में पता हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। ठीक है, ये आप स्कीम आपने ज़रूर सुनी होगी, रूफ टॉप सोलर स्कीम। फिर RGSA और SOP रिगार्डिंग ई ग्राम स्वराज, इसे हमें अरेंज करना है। आपको ये पता होगा कि जो मल्टी बिजली योजना टू इंस्टॉल रूफ टॉप सोलर एंड प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 मंथली यूनिट्स, 300 यूनिट तक फ्री दी जाएगी रूफ टॉप सोलर, इसमें स्थापित किया जाएगा। ये सबसे लेटेस्ट स्कीम है, तो ऑप्शन बी सबसे लास्ट में होना चाहिए। ऑप्शन बी सबसे लास्ट में, केवल 2 ही ऑप्शन में, तो आप इस प्रकार 50-50 तक पहुंच सकते हो। अब देखेंगे सी और डी में कौन फर्स्ट हो सकता है। तो आप यहाँ देखोगे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान रिवैम्प किया गया था, और इसमें पूछा जो डी स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है रिलीज SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग ई ग्राम स्वराज। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो रिवैम्प राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है वो पहले हो सकता है, देन SOP बाद में आया होगा। इस प्रकार में ऑप्शन डी के साथ, ऑप्शन 4th नंबर के ऑप्शन के साथ गया था। चूजन ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंडेट ड्राइव्स फ्रॉम आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है।
उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो जो स्टेटमेंट 4 है, इलेक्शन कमीशन अल्सो कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन ऑफ पंचायत के अंडर आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक। पंचायत के रिगार्डिंग वेरियस आर्टिकल दिए गए हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट का भी वर्णन है। तो डी को आप एलिमिनेट कर दो, डी ऑप्शन फर्स्ट में है, थर्ड में है और फोर्थ में है, बचा केवल ऑप्शन 2, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये मैंने क्या किया था, हिंदी वर्जन करके उसको सेव किया था, तो ये क्वेश्चन हिंदी वर्जन में आ चुका है। जब आप कंप्यूटर में आपको लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है, यदि आप हिंदी करके सेव करते हो तो आपको हिंदी इसमें ही आपके फॉर्मेट में ही जो यूजीसी के नेट से आप अपना डाउनलोड करते हैं रिस्पॉन्स शीट, तो आपको हिंदी में ही मिलेगा। इसका आंसर आप देख सकते हो 2 है, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है मेरे पास, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आयोग द्वारा डिलीट किया जा चुका है, ठीक है। ये डिलीटेड क्वेश्चन है, इसमें सभी को बोनस दिया गया होगा। फिर एक क्वेश्चन है जिसे मैंने हिंदी में किया था, विमर्श लोकतंत्र, आई थिंक ये डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इस किसका पक्ष पोषण करता है ये कहा गया है। तो इसमें आप देखोगे तो अनौपचारिक बहस होती है इसमें, दिस इज करेक्ट। नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी जरूरी नहीं है, ठीक है, प्रत्यक्ष भागीदारी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो ऑप्शन बी एक ही है, तो इसे एलिमिनेट कर देंगे, ए होना चाहिए, तो बी वाला भी स्टेटमेंट हट जाएगा। हमारे पास बचे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट। इसमें आप देखोगे तो ए कॉमन है, डी कॉमन है, अर्थात डी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है और ए करेक्ट है। इसमें अनौपचारिक बहस होती है। अब देखना है हमें सी और ई में, या सी है और या ई है, तर्क का सार्वजनिक उपयोग और अद्वैतवाद के साथ द्वैतवाद, ड्यूलिज्म की इसमें कोई बात नहीं होती है, आप सी को करेक्ट मानोगे, इस प्रकार ए सी डी करेक्ट हो जाएगा। इससे देख सकते हो संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी विश्व की एकमात्र महाशक्ति है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप उसको हिंदी में चेंज कर सकते हो। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विश्व के सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक प्रतिभाएं अमेरिका प्रवास करना पसंद करती है, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, इसे देखते हैं। फिर सेकंड है, अमेरिकी स्वप्न अभी भी अक्षुण्ण है, हो सकता है, यूएसए विश्व का सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बट यहाँ क्या पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी विश्व की एक महाशक्ति है, यहाँ पॉजिटिव टोन में बात की गई है, जबकि ऑप्शन सी में यूएसए एक विश्व का सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश है, ये इसके रिगार्डिंग करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये निगेटिव बात की जा रही है ना। ऑप्शन सी को आप एलिमिनेट कर सकते हो इस प्रकार, तो आपके पास बचेगा ऑप्शन थर्ड, ए बी डी ई। ये इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट करेक्ट है कि यूएसए विश्व का सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश है, सबसे ज़्यादा कर्ज यूएसए पर ही है, जबकि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी विश्व की एकमात्र महाशक्ति है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता ना, ये इसके रिगार्डिंग करेक्ट हो नहीं सकता। स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हमें देखना है, तो ए बी डी ई, अर्थात यूएसए में विश्व की अधिशेष पूंजी संचित है और यूएसए नवीन नवप्रवर्तनकारी प्रौद्योगिकी में विश्व की अग्रणी राष्ट्र है। आप यहाँ देखोगे मेरा जो रिस्पॉन्स है ऑप्शन थर्ड को मैंने चूज किया था, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टोन में बात कर रहे हैं, जबकि जो सी स्टेटमेंट है उसमें यूएसए को एक कमजोर देश के रूप में बताया जा रहा है। यूएसए विश्व का सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश है, जबकि यहाँ सुपर पावर के रूप में स्टेटमेंट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्मोपॉलिटन आर्ग्यूज दैट सिटीजनशिप शुड एक्सटेंड टू द, जो कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ सिटीजनशिप है वो ये कहते हैं कि सिटीजनशिप कहाँ तक एक्सटेंड की जानी चाहिए, वर्ल्ड एज ए होल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे सिटीजनशिप दी जानी चाहिए, ना कि नेशनल लेवल पे। ये आइडिया है कॉस्मोपॉलिटन आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, ये आपका नॉलेज से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक का कोई यूज़ नहीं होता है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी किसने दी है, ठीक है, सिटीजनशिप नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो ऑब्जर्व दैट द इंटेलेक्चुअल्स आर द डोमिनेंट ग्रुप्स, डेप्यूटीज एक्सरसाइजिंग द सबाल्टन्स फंक्शन ऑफ सोशल हार्मोनी एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ठीक है, वो ऑब्जर्व दैट इंटेलेक्चुअल्स आर द डोमिनेंट ग्रुप, डेप्यूटीज एक्सरसाइजिंग द सबाल्टन फंक्शन ऑफ सोशल हेजेमनी एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट। जैसे ही सोशल हेजेमनी की बात आती है आप इसमें एंटोनी ग्राम्स्की लगा सकते हो। ठीक है, कुछ कीवर्ड होते हैं जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कहा होगा। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी दिया है एंटोनी ग्राम्स्की ने, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और सबाल्टन के रिगार्डिंग स्टडी भी इन्होंने की है। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो हम सब जानते हैं कि 1934 के एक्ट से 1935 में बनी थी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिए गए उनको क्रोनोलॉजिकली हमें इसमें अरेंज करना है। सबसे पहले बना था IMF 1945 में, तो ऑप्शन सी। फिर इसमें नेटो बनेगा 1948 में, ठीक है, CB। फिर आपका सार्क आएगा 1985 में, CBE। फिर WTO बनेगा 1995 में, ऑप्शन ए। और लास्ट में आएगा आपका ऑप्शन डी, G20। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर CBEAD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। यदि आप पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यह जो ऑप्शन सी है, गुजराल डॉक्ट्राइन बिलीव्स इन रेसिप्रोसिटी, यह हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, और जो एग्ज़ाम का प्रेशर इतना रहता है कि यह क्वेश्चन में मेरा रॉन्ग हो चुका था। कैसे, मैंने इसे रेसिप्रोसिटी की जगह नॉन रेसिप्रोसिटी पढ़ लिया था, जो कि करेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ रिस्पॉन्स दे सकते हो मेरा, आई चूज एन ऑप्शन फर्स्ट एज ए आंसर, जबकि यह हो नहीं सकता क्योंकि गुजराल डॉक्ट्राइन बिलीव्स इन नॉन रेसिप्रोसिटी। तो आप सी को एलिमिनेट करोगे तो केवल ऑप्शन बी बचेगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड बचेगा। इस प्रकार की गलती हो सकती है आपसे एग्जाम में, इसे ध्यान से पढ़िएगा। रेसिप्रोसिटी दिया या नॉन रेसिप्रोसिटी। मैंने ऑप्शन फर्स्ट किया था मार्क, जो कि मेरा क्वेश्चन गलत हो चुका था। डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्पासेस। डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, इसमें से क्या इनकम्पास किया जाता है। तो आप इसे पॉज करके पढ़ोगे। ऑप्शन ई देखिए, रेगुलेटिंग द एजेंसी दैट डील विद द कमर्शियल एक्टिविटी। डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कोई रोल नहीं होता है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, रेगुलेटिंग द एजेंसी दैट डील विद कमर्शियल एक्टिविटी, इसका कोई संबंध नहीं है डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से। ई को आप एलिमिनेट दो ऑप्शन में कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आप दो ऑप्शन में क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। बी कॉमन है और डी कॉमन है, अर्थात ये दो स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। अब बच्चा हमारे पास दो ऑप्शन, स्टेटमेंट ए पढ़ना होगा हमें और स्टेटमेंट सी पढ़ना होगा। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द सेंट्रलाइजेशन एंड लिमिटिंग द नंबर ऑफ एजेंसी दैट डील विद द डेवलपमेंट टू बी अंडरटेकन। और सी पढ़ोगे आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंपिटेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिलीवरी। ये डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो एलिमेंट है वो जरूर होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपिटेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिलीवरी। तो ए और सी में यदि आपको एक चूज़ करना है तो आप सी के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा BCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। रेडिकल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेना अरेंड एनालाइज द विटा एक्टिवा वाया 3 कैटेगरीज विच करस्पॉन्ड टू द 3 फंडामेंटल एक्टिविटीज ऑफ अवर बीइंग इन द वर्ल्ड। ये मुझे नहीं पता था और मैंने इसमें टिक किया था फ्रीडम, सफरिंग एंड राइट्स, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेबर, वर्क एंड एक्शन, विटा एक्टिवा ऑफ हेना अरेंड। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने ऑप्शन 4 को चूज़ किया था, जबकि करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, लेबर, वर्क एंड एक्शन, दैट इज नोन एज विटा एक्टिवा। जो हेना अरेंड का कॉन्सेप्ट है, हेना अरेंड कौन थे, तो यह इन्होंने काफ़ी जो टोटलिटेरियन रिजिम है उस पर लिखा था हेना अरेंड ने।
ठीक है, ये फीमेल है। सिस्टम थ्योरी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज, आपने सिस्टम अप्रोच पढ़ी होगी डेविड ईस्टन की, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है सिस्टम थ्योरी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज। तो आप यहाँ पढ़ोगे, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें लगेगा सिस्टम थ्योरी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सिस्टम, ऑप्शन 2। ठीक है, ये सब नॉलेज से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह कुछ यूज़ नहीं होती है। ठीक है, ये नॉलेज के माध्यम से सॉल्व हो गए क्वेश्चन। ह्यूमन राइट्स आर आल्सो क्रिटिसाइज फॉर, ह्यूमन राइट को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आर एलिवेटिंग कलेक्टिविज्म अबो इंडिविजुअलिज्म, इक्वेटिंग कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, एलिवेटिंग इंडिविजुअलिज्म अबो द कलेक्टिविज्म, ये हो सकता है। अपोजिंग कलेक्टिविज्म एज ए वेल एज इंडिविजुअलिज्म, तो आप जनरल सेंस से कह सकते हो कि एलिवेटिंग इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा जोर देता है ह्यूमन राइट एज कम्पेयर टू द कलेक्टिविज्म। ठीक है, ऑप्शन सी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। डोकलाम कन्फ्रंटेशन हुआ था मोदी जी के टाइम में, बांग्लादेश वॉर इंदिरा गांधी जी के टाइम में, कारगिल वॉर अटल बिहारी जी के टाइम में, इंडो पाकिस्तान वॉर लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में। ठीक है, बाकी मैच आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थिंकर ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड रिवोल्यूशनरी एक्शन, जैसे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की बात आए तो हमें फ्रांस फैनन का नाम याद आना चाहिए। इन्होंने ही काफ़ी वर्क किया एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल पर। इनकी वेरियस बुक जो फेमस है, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, डाइंग कॉलोनियलिज्म, ये सब आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है हेना अरेंट, वो ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी के अगेंस्ट में उन्होंने लिखा है। एंटोनियो ग्राम्स्की कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी दिया है। कार्ल मार्क्स साइंटिफिक सोशलिज्म। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मत सही नहीं है? तो यह आप स्टेटमेंट सी पढ़ोगे तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। वह भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थे, ना कि अंबेडकर जी। सी को एलिमिनेट करोगे, ऑप्शन 2 दैट इज करेक्ट। वो हैड ऑर्गेनाइज द अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन, अभिनव भारत की स्थापना की थी VD सावरकर जी ने, जो कि हमारे सिलेबस की भी पार्ट है। आई थिंक इन्होंने 1902 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। आप डेट एक बार चेक कर लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द CBDR, कॉमन बट डिफ्रेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये इन्वायरमेंट से संबंधित है। इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल इन्वायरमेंटल नॉर्म्स दैट डेवलप बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये जनरल स्टेटमेंट है, इसे हम करेक्ट मानेंगे। इट फेवर डेवलपिंग कंट्रीज, ये फेवर करता है, बिल्कुल फेवर करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। CBDR में कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जांपल यदि कार्बन के एमिशन को कम करना है तो डेवलप कंट्री, जिन्हें हम NX कंट्री कहते हैं, उनके टारगेट अलग हो गए, जबकि डेवलपिंग नेशन के लिए टारगेट और जो नॉर्म्स है वो उसमें थोड़ी छूट मिलती है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट ग्रांट सर्टन ट्रेड कंसेशन, इसमें ट्रेड की कुछ बात नहीं होती है, यह है संबंधित इन्वायरमेंट से। डेवलप कंट्रीज आर अपोज टू इट, डेवलप कंट्री अपोज इसलिए करती है क्योंकि इसमें छूट मिलती है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं उन्हें हमें अरेंज करना है। यह क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाया था क्योंकि ये काफ़ी क्लोज डेट से, डिमाइज ऑफ कम्युनिस्ट इन ईस्ट यूरोप, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, अजम्पशन ऑफ प्रेसिडेंसी बाय मिखाइल गोर्बाचोव और INF ट्रीटी, ये काफ़ी क्लोज डेट है। इसमें मैंने ऑप्शन डी चूज़ किया था, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है DEABC। आप यहाँ देख सकते हो, स्टार्टिंग होगी दिस अजम्पशन ऑफ प्रेसिडेंसी बाय मिखाइल गोर्बाचोव, आई थिंक ये 1985 का समय है। फिर INF ट्रीटी हुई थी, फिर डिमाइस ऑफ कम्युनिस्ट इन ईस्ट यूरोप, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, देन हुआ था डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये मेरा जब एग्जाम में क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है,
क्योंकि ये डेट काफ़ी क्लोज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ आप देखोगे सप्तांग थ्योरी दी है कौटिल्य ने, बी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में, इससे काफ़ी आसान हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट। बाकी आप मैच कर लीजिएगा, जैसे वेदव्यास, राजा राममोहन रॉय और गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो राजा राममोहन रॉय को हम पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसा कह सकते हैं। महाभारत, वेदव्यास, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। जो इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग क्या करेक्ट नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। नॉट, ठीक है। क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस, ये हमारे न्यूक्लियर पॉलिसी का पार्ट है। नो फर्स्ट यूज भी पार्ट है। स्टेटमेंट सी देखते हैं। इन पोस्ट पोखरन सेकेंड फेज इंडिया हैज़ अग्री टू साइन एनपीटी एंड सीटीबीटी। हमने एग्री नहीं किया था एनपीटी और सीटीबीटी को साइन करने के लिए। होमी जहांगीर भाभा इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। रॉन्ग पूछा गया है तो हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। यहाँ नॉट पूछा गया है अर्थात इनकरेक्ट पूछा गया है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ। इसी कैटेगरी का क्वेश्चन कह सकते हो आप। जो हरिजन वर्ड है वो गांधी जी ने ही दिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑल इंडिया हरिजन संघ किसने फाउंड किया था? 19, अब इसकी डेट बताइएगा। आई थिंक 1932 के बाद है। ऑल इंडिया हरिजन संघ, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो क्वेश्चन यदि आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आते, डाउट होता है, तो आप उसको हिंदी वर्जन में कर सकते हो। वहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन पढ़ते, इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। भारतीय संविधान राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है ताकि धार्मिक समुदायों के बीच समानता सुनिश्चित की जा सके। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि दो टाइप के सेक्युलरिज्म होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म। तो भारत में पॉजिटिव टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म है, जिसमें भारतीय संविधान राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है ताकि धार्मिक समुदायों के बीच समानता सुनिश्चित की जा सके। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। यस, दिस इज करेक्ट। आर्टिकल 25-26 संविधान में सभी व्यक्ति तथा समुदाय को किसी भी धर्म पर आस्था रखने, उसका आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यह आर्टिकल 25 की बात चल रही है। यह भी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के लिए सैन्य अथवा शैक्षणिक उपाधियों की हिमायत करता है। यह भी करेक्ट है, ठीक है। यह कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये हो जाएगा आपका डगलस मैकग्रेगर का। ये इजी है। ए का 2 50-50 गेम आपने खेल लिया है। फिर बी का 1 या बी का 3 होना चाहिए। देखिए, साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड इम्प्रिंट ऑन रिसर्च इनटू इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इसका मेरी पार्कर फोलेट होगा या एल्टन मेयो। तो इसका एल्टन मेयो होगा, क्योंकि हमें पता है हॉथोर्नियन एक्सपेरिमेंट किया एल्टन मेयो ने इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, जिसमें बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट, ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ये सभी एल्टन मेयो ने किए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आर मोर इंपॉर्टेंट दैन द हायरार्कियन अथॉरिटी की बात करती है मेरी पार्कर फोलेट, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये मीडियम से डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन आप कह सकते हो, क्योंकि ये जो ऑथर है वो ज़्यादा नोन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये जो मैंने चूज़ किया था, इसमें ऑप्शन 4 किया था, जो कि मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 है। हम मैच कर लेते हैं। स्टीफन पी ऑसबॉर्न ने पब्लिक मैनेजमेंट अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट लिखी है। क्रिस्टोफर हुड की बात करें द आर्ट ऑफ स्टेट, ये रिपीट हो सकते हैं, इसे हमें नोट्स में ऐड कर लेना चाहिए। जॉन एरिक लेन की बात करें तो द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और माइकल बार्सले की बात करें तो द NPM, ये इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है।
तो माइकल बार्सले द एनपीएम, इसका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन 2। फिर स्टीफन ऑसबॉर्न की पब्लिक मैनेजमेंट, क्रिस्टोफर हुड की है द आर्ट ऑफ स्टेट, और जैन एरिक लेन की है द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये बुक आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेनी चाहिए, ये रिपीट हो सकती है क्योंकि ये सभी न्यू बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशनल चॉइस theory's impact on public administration has been strongly felt in the areas such as। रेशनल चॉइस थ्योरी की बात इसमें की जा रही है। यहाँ आप ऑप्शन देखोगे, रेशनल चॉइस थ्योरी इम्पैक्ट्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन स्ट्रांगली फेल्ट इन एरियाज सच एज। ये इसमें मैंने ऑप्शन 1 चूज़ किया था, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर कमीशन ने दिया है वो ऑप्शन 2 है। ठीक है, ABD, अर्थात ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट में इसका यूज़ हो सकता है, और थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में रेशनल चॉइस थ्योरी का यूज़ नहीं होता है एज पर क्वेश्चन। ठीक है, इसे हमें ध्यान रखना है। पब्लिक चॉइस थ्योरी इम्पैक्ट्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन स्ट्रांगली फेल्ट इन द एरिया सच एज, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, लोकल गवर्नमेंट में, और थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आप इस पर और रिसर्च कर सकते हो। ये क्वेश्चन डिलीटेड है। बेसिक स्ट्रक्चर इज आउटकम ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये भी नहीं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यस, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीसफुल राइज ऑफ चाइना इज मिथ रेदर देन रियलिटी। अर्थात यह कहना चाह रहा है कि जो चाइना का राइज है वो पीसफुल पॉलिसी पर बेस्ड न होकर एक एग्रेसिव नीति अपनाता है चाइना। इसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट ए की बात करें, चाइनाज निमनिंग ऑफ नेबर टेरिटरी थ्रू सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजीज अगेंस्ट इट्स क्लेम ऑफ पीसफुल राइज। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी के थ्रू चाइना नेबर कंट्रीज़ की जो ज़मीन है उसको हड़पने की कोशिश करता है, तो जो कि चाइना की पीसफुल क्लेम को रिजेक्ट करते हुए दिखाई देती है सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, चाइनाज मैसिव एड टू एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज अंडरमाइन इट्स क्लेम टू पीसफुल राइज। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चाइना मैसिव एड प्रोवाइड कराता है एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ को, वह उनकी डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी होती है। स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट। चाइना सपोर्ट टू नॉन डेमोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन कंट्रीज वायलेट्स इट्स क्लेम टू पीसफुल राइज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है किस प्रकार चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है और अफ्रीका की वेरियस कंट्री में रिजिम चेंज कराने की कोशिश करता है, तो जो कि पीसफुल क्लेम को रिजेक्ट करता है चाइना की। चाइनाज असर्शन ऑफ 9 डैश लाइन इज अगेंस्ट द क्लेम ऑफ पीसफुल राइज। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चाइना क्या करता है, जो साउथ चाइना सी है उसमें 9 डैश लाइन इमेजिनरी वायलेट है, उसके थ्रू वो वायलेट करता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेबर्स कंट्री। स्टेटमेंट ई की बात करें, चाइनाज परस्यूट ऑफ वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कॉन्ट्राडिक्ट्स इट्स क्लेम टू पीसफुल राइज। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। चाइना की जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है वो एक एग्रेसिव पॉलिसी है, जो कि ये बताती है चाइना पीसफुल पॉलिसी को न अपनाकर एक एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? ए, सी, डी, ई। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नोडल एजेंसी टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। इजी से मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन कर सकते हो। नोडल एजेंसी है नीति आयोग। जो SDG गोल है उसके इम्प्लीमेंटेशन और अचीवमेंट के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है नीति आयोग, जिसे हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टोटल SDG गोल कितने? 17 SDG गोल्स है। अचीव कब तक करना है इसको? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इंडिया हैज साइन RCEP। यदि आपको नहीं पता है तो इस पर क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। इंडिया हैज रिफ्यूज टू साइन NPT। दिस इज करेक्ट बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। इंडिया हैज साइन CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इंडिया ने साइन नहीं की है। सी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। इंडिया हैज साइन PTBT, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। यदि आपको नहीं पता है तो इस पर क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। इंडिया सपोर्ट CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लाइमेट चेंज।
इंडिया इसको सपोर्ट करता है, तो ई करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, ई केवल इसी में है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अर्थात भारत ने आरसीईपी साइन नहीं की है। ठीक है, आरसीईपी आसियान +5 कंट्रीज ने इसमें साइन किया है, चाइना भी इसका पार्ट है। इंडिया ने इसमें साइन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन फॉर बीइंग कंसिडर्ड एज ए नेशनल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड एटलीस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आप स्टेटमेंट फर्स्ट देखोगे, इट शुड बी रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ए सभी में है, बी सभी में है, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप ही प्रूव कर देने हैं, क्योंकि ऑप्शन देखोगे इस प्रकार फ्रेम किए गए हैं कि ए बी स्टेटमेंट अपने आप करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें नहीं भी पढ़े तो चलेगा। सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट हैज़ टू विन मिनिमम 2% ऑफ द सीट इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। ये भी एक नॉर्म है, ये भी एक क्वालिफिकेशन है नेशनल पार्टी के लिए, तो सी भी होना चाहिए। आगे देखते हैं। स्टेटमेंट डी, द स्टेट पार्टी प्ले अ वाइटल रोल इन रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। इट शुड बी रिकॉग्नाइज एज लोकल लेवल पार्टी इन 7 और मोर स्टेट। इससे भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरिएंट ऑफ इंटरनेशनल लिबरलिज्म। इंटरनेशनल लिबरलिज्म के कौन से वेरिएंट है? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ये इसका वेरिएंट है। इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म भी वेरिएंट है। रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक एंड लिबरलिज्म, ये भी इसके वेरिएंट है। यदि टाइप पूछते तो ये हो जाता न्यू लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, यहाँ वेरिएंट पूछे गए हैं, तो इसमें ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि जब मैं सॉल्व करा था एग्ज़ाम में, तो मैं इसे वेरिएंट की जगह इसे इसके टाइप समझ लिए थे, और डी और ई को भी मैंने करेक्ट मार्क किया था। आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट मार्क कर दिया, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 है। Arrange John Rawls' writing in chronological order, which indicate his evolution as a philosopher of eminence. अरेंज करना है जॉन रॉल्स की राइटिंग को, तो ये मुझे भी नहीं पता है। इसका आंसर 3 है, सी बी ए डी। ठीक है, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है काफ़ी डिफिकल्ट है। इसमें सी बी और ए डी, पहले जस्टिस एज फेयरनेस, फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस, फिर ए पॉलिटिकल लिबरलिज्म, फिर डी द लॉ ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इंसिडेंट रिलेटेड टू द साइनो इंडिया रिलेशन क्रोनोलॉजिकली। चाइनाज इन्वेजन ऑफ इंडिया, वुहान स्पिरिट, गलवान वैली इंसिडेंट, चेन्नई कनेक्ट, नाथुला स्क्रिमशेस। तो इसमें जो सबसे पहले इंसिडेंट हुआ होगा वो आई थिंक चाइनाज इन्वेजन ऑफ इंडिया 1962 की बात है, और लास्ट में होना चाहिए गलवान वैली इंसिडेंट। तो ए से स्टार्ट होगा और सी में अंत होगा। ए से कितने ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट आपके हो चुके हैं। अब सेकंड में दोनों में ई कॉमन है, अर्थात इसके बाद नाथुला स्क्रिमशेस वाला इंसिडेंट हुआ होगा। लास्ट में आने वाला आपका गलवान वैली इंसिडेंट, जो कि हाल ही फिलहाल में हुआ है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, वुहान स्पिरिट एंड चेन्नई कनेक्ट। चेन्नई कनेक्ट आई थिंक रिसेंट इवेंट है वुहान स्पिरिट से। इसमें ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड कुछ कनेक्ट करने की बात मुझे ध्यान में आ रही है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट, ए ई बी डी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो रोट हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है, आप देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर 3 है, जबकि मैं 2 को मार्क करके आया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सरकार, हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें ऐसे जो थ्योरीज होती है उसमें कुछ मैं ट्रिक के रूप में याद करता हूँ जब हम थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे हार्टलैंड थ्योरी, एच से एच। ठीक है, जब ये टॉपिक में रिवाइज करा था तो इस प्रकार की कुछ ट्रिक में बना के गया था।
यदि हार्टलैंड थ्योरी आती है तो यहाँ देखना ऑप्शन में एस से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल एयर पावर थ्योरी, एयर की बात आ रही है तो स्काई की बात आना चाहिए, तो सेवर स्काई, डी का 3। इस प्रकार की मैं शॉर्ट ट्रिक्स बना लेता हूँ याद करने के लिए। हार्टलैंड थ्योरी, हेल्फोर्ड मैकलिंडर, एयर पावर थ्योरी, अलेक्जेंडर सेवर स्काई। इससे क्या हमारा आंसर निकल रहा है, ए का 2, ए का 2, दो ऑप्शन में, डी का 3, डी का 3 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये मैंने थ्योरीज पढ़ी हुई है, हार्टलैंड, ड्रीमलैंड, सी पावर और एयर पावर थ्योरी, और उसे ट्रिक के माध्यम से याद भी मैंने किया हुआ है। जैसे एयर आ जाए तो आपको ध्यान आना चाहिए स्काई का, एलेक्जेंडर सेवर स्काई। हार्टलैंड आ जाए तो एस से एस। बाकी थ्योरीज भी आप देख लीजिए, ड्रीमलैंड थ्योरी निकोलस पाइकमैन और सी पावर थ्योरी एटी महान। ये क्वेश्चन डिलीटेड है। Who has given the concept of iron law of oligarchy? इजी श्रेणी का क्वेश्चन, रॉबर्ट माइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, की एलिमेंट ऑफ मैकियावेलीज इंक्लूड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रिजिम, critic of classical philosophical idea, critics of liberty, idea of republicanism, analyzing power। तो इसमें की एलिमेंट ऑफ मैकियावेली के क्या इंक्लूड है, तो इन्होंने आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म दिया था, ये करेक्ट है, डी। डी केवल दो ऑप्शन में बचे हैं, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं दोनों में। अब स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रिज्म, ये आपको नहीं पता है तो इसे क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। क्रिटिक ऑफ क्लासिकल फिलोसॉफिकल आइडिया, क्रिटिसिज्म ऑफ लिबर्टी, एनालाइजिंग पावर। पावर को एनालाइज किया है तो मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊँगा जिसमें ई ऑप्शन है, जबकि ऑप्शन 3 में ई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यदि आप स्टेटमेंट 1 और 2 में कंफ्यूज भी है तो आपको ऑप्शन जो ई है, एनालाइजिंग पावर, ये करेक्ट प्रतीत होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बी डी ई, ऑप्शन 4। ठीक है, एनालाइजिंग पावर, फिर आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म एंड क्रिटिक ऑफ क्लासिकल फिलोसॉफिकल आइडिया। Who contended that we are concerned only with finding a choice mechanism that will lead it to pursue a satisfying path, a path that will permit satisfaction at same specified level of all its need। देख सकते हो ऐसे स्टेटमेंट किसने कहा है, ये स्टेटमेंट काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने इसका आंसर मार्क किया था मैरी पार्कर फोलेट, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है हर्बर्ट साइमन है। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो फिर से। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ आप देखोगे डेमोक्रेटिक सिस्टम रिफ्लेक्ट जेंडर, जेंडर की बात आइए तो हम फेमिनिज्म पे जाएंगे। डी का 3 होना चाहिए, डी का 3 दो ऑप्शन में। फिर और देखते हैं हम ऑप्शन सी। स्टेटमेंट पढ़िए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इग्नोर द लेक ऑफ डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक रिलेशन। इकोनॉमी की बात आती है तो मार्क्सिज्म याद आना चाहिए। सी का 2 केवल एक ऑप्शन में। ठीक है, सी का 2 और डी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। Who has given the concept of managerial revolution? मैनेजेरियल रिवोल्यूशन की बात कौन करता है, जेम्स ब्रहम। मीडियम से डिफिकल्ट श्रेणी का आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। बाकी जो ऑप्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए, कार्ल मिलहम, रॉबर्ट माइकल, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की और सी डब्ल्यू मिल। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लेबर पार्टी ब्रिटेन की है, रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका, इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट और अवामी लीग बांग्लादेश, इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट देखेंगे, कंजर्वेटिज्म पोस्टुलेट कलेक्टिव लीडरशिप प्रमोट ट्रीटीज टू अचीव पीस एंड ऑर्डर। इससे आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सिंपैथीज विथ फ्री मार्केट आइडियोलॉजी, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन नेशनलिज्म एंड द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ये करेक्ट है। इकोनॉमी के फील्ड में कंजर्वेटिज्म ओपन होते हैं तो ये हमें पता है, और जो एम्फेसाइज करते हैं नेशनलिज्म पर, ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। इट डिस्पोजिशन और एन एटीट्यूड ऑफ माइंड प्लेसिंग देयर फेथ इन प्रैग्मेटिज्म, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। इसकी बात कंजर्वेटिज्म करते हैं, बी और सी करेक्ट है। डी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, प्रोवाइड अ मॉडल फॉर चेंज इम्प्रूव्स फ्रीडम थ्रू फ्रीडम
ऑफ थॉट्स एंड टेक स्टेप टू इम्प्रूव हैप्पीनेस एंड मासेस, ये हो जाएगा अपोजिट स्टेटमेंट। प्रोवाइड मॉडल ऑफ चेंज, चेंज के यह विरोध में होते हैं इसीलिए नाम इसका कंजर्वेटिज्म। डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, दो में एलिमिनेट हम कर सकते हैं। ई ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कंजर्वेटिव्स बिलीव्स इन इक्वलिटी, नहीं होता है ऐसा। दे वर्क टुवर्ड रिड्यूसिंग वेरियस काइंड ऑफ इनइक्वलिटीज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ई को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इंसिडेंट रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशन क्रोनोलॉजिकली। कारगिल वॉर 1999 का है, शिमला एग्रीमेंट 72, पुलवामा इंसिडेंट रिसेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, उरी इंसिडेंट 2000 आई थिंक 19 उरी, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले होगा शिमला इंडस वाटर ट्रीटी डी, ठीक है। फिर इसके बाद होगा शिमला एग्रीमेंट बी, डी बी। फिर इसके बाद आएगा आपका कारगिल डी बी ए, ऑप्शन 4। Arrange the commission and committees for improving center-state relation in India in ascending order। तो इसकी डेट एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए सभी की, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, सरकारिया कमीशन 1983, पुंछी कमीशन 2008 आई थिंक, बोरे कमेटी मुझे नहीं पता है, राजमन्नार बनती है 1966 या 69 में। तो ए, ई, बी और सी ये हमें पता चल गए, डी की पोजीशन क्या होगी ये हमें नहीं पता है। इस ऑप्शन पहला ऑप्शन देखें तो इसके अंदर ए बी बाद में आना चाहिए, ई पहले आना चाहिए, ये ऑप्शन में बी पहले है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड देखें तो ए सी बी डी ई सी बी, जबकि क्रोनोलॉजी होना चाहिए बी सी या सी बी है, तो इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। बच्चे दो ऑप्शन डी ए ई बी सी या फिर ए डी ई बी सी। अब ए और डी में से कौन सा पहले आएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी या बोहरे कमेटी? तो मुझे ये नहीं पता था, मैंने इसमें चूज़ किया था ऑप्शन 4, अर्थात मैंने माना था कि बलवंत राय मेहता कमेटी पहले है, जबकि ऐसा नहीं है, बोहरे कमेटी इससे भी पहले आ चुकी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो चुका था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, जबकि मैंने ऑप्शन 4 को चूज़ किया था। इसमें आप 50-50 तक पहुँच सकते हो, इसे मीडियम से डिफिकल्ट श्रेणी में आप रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड मेनी स्ट्रीम्स, वन ऑफ देम वाज एक्सट्रीमिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सट्रीमिस्ट। अर्थात इसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन से थे ये पूछा गया है, तो कौन कौन थे, लाल बाल पाल LBP, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आइडिया दिया था वो आई थिंक ग्रैनविल ऑस्टिन ने दिया था। बार्गेनिंग फेडरलिज्म यह आइडिया दिया था मॉरिस डॉन ने। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नीति आयोग का है कॉसी फेडरल केसी वियर, ठीक है, ऑप्शन 2, ठीक है। इसे ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, यह रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आइडिया किसने दिया है, ग्रैनविल ऑस्टिन। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जॉन्स, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नीति आयोग, और लास्ट बचा कॉसी फेडरल केसी वियर। विच डज नॉट कम अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर कौन सा नहीं आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक ऑल इंडिया सर्विस है, यह नहीं होगा, ए एलिमिनेट। इंडियन पुलिस सर्विस IPS भी ऑल इंडिया सर्विस है, बी नहीं होगा। दो ही स्टेटमेंट से आपको पता चल गया है, इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है C एंड E, दिस आर नॉट ऑल इंडिया सर्विसेज। जो इंडियन फॉरेन सर्विस है वो एक सेंट्रल सर्विसेज है, इंडियन कस्टम सर्विस भी एक सेंट्रल सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS, इसके अलावा IPS और IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन जुडिशरी सर्विसेज, जिसे लागू नहीं किया गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, यदि ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया जाए
कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज का वर्णन है, तो वो आएगी 3। कौन कौन सी? IAS, IPS और इंडियन जुडिशरी सर्विसेज। जबकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का वर्णन नहीं है, जो कि एक ऑल इंडिया सर्विस है, बट इसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और जो IJS है, इंडियन जुडिशरी सर्विसेज, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप देखोगे, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो वुमेन्स की बात करेगी मेरी वोllstonecraft। डी का वन केवल 2 ऑप्शन में। सी देख लेते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज़ की बात करते हैं जॉन रॉल्स, थ्योरी ऑफ जस्टिस में। तो सी का टू केवल इसी ऑप्शन में, क्योंकि हम देख चुके हैं डी का वन केवल 2 ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ना ही ये ऑप्शन हो सकता है। और सी का 2 प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिस लिबर्टी, इसकी बात करते हैं लिबर्टी की जॉन रॉल्स। पीपल्स हु शुड रूल्स आर दोज हु नो अबाउट पॉलिटिक्स, इसकी बात कौन करेगा? एरिस्टोटल। द अचीवमेंट्स ऑफ फ्रीडम थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन, कार्ल मार्क्स इसकी बात करते हैं। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डीके का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? सैमुअल हंटिंगटन। ऑप्शन 2। इनकी जो फेमस बुक है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनकी जो फेमस बुक है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। ठीक है, सैमुअल हंटिंगटन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? टोटलिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होता इसमें, नॉट करेक्ट पूछा है तो हमें तो मिल ही गया है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो सकता है, लिमिटेड गवर्नमेंट हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हो सकता है, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होता है। नॉट पूछा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि जो वीडियो की लेंथ है काफ़ी लेंदी हो गई है। इंडियो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम में। ए का 4 2 ऑप्शन में, बी का 3 अपने आप करेक्ट हो जाता है, सी का 1 या सी का 2 लुक ईस्ट पॉलिसी और पंचामृत मोदी जी ने दिया है, तो डी का 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन कैंपेन इन इंडिया? यह ध्यान रखना है आपको, इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द इलेक्शन कैंपेन, ऐसा नहीं है, तो यह ए तो होगा। नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, ये करेक्ट है, जबकि हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। बी हो नहीं सकता। नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, ये भी करेक्ट है। सी भी नहीं होगा। नो पार्टी और कैंडिडेट कैन अपील टू वोटर्स इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, ये भी करेक्ट है। डी नहीं होगा, तो केवल बचा ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हमें फाइंड करना था। जो बी, सी और डी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये बेसिक नॉलेज से आप कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन। नो पार्टी और कैंडिडेट कैन अपील टू वोटर इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, तो ऐसे स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द क्लासिकल वर्क ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर। ये क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था। यस, इसमें यदि आप इसे नेट पर सर्च करोगे तो पाओगे विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, मेरी वोllstonecraft की बुक है, ये इजी है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। द एलिमेंट ऑफ फिलोसॉफी ऑफ राइट, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, हीगेल की बुक है। ऑन लिबर्टी, ये J.S. मिल की बुक है। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ये कार्ल मार्क्स की बुक है। तो इसे हम अरेंज करना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो से स्टार्ट होगा, रूसो से पहले इसमें कोई नहीं आएगा और लास्ट में होगा आपका J.S. मिल। ऑन लिबर्टी, बी से स्टार्ट, डी से एंड, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें फाइंड करना है। इंडिया विल नॉट यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट भी देखें, इंडिया इज कमिटेड टू नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का ही पार्ट है कि हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बेस्ड है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया विल ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू फ्रेंडली कंट्री, ऐसा पॉलिसी का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है,
फ्रेंडली कंट्री को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग। सी एलिमिनेट हो गया यहाँ से। डी देखें, इंडिया विल एक्सटेंड इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू इट्स फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री इन साउथ एशिया, ऐसा भी कोई डॉक्ट्रिन जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसका पार्ट नहीं है। इंडिया विल डेवलप क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी ई। ये मीडियम से डिफिकल्ट श्रेणी में आप इसको रख सकते हो। जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट है ये वेरी इंटरेस्टिंग है, आप इसे नेट पर जाके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आप स्टेटमेंट पॉज करके पढ़ सकते हो। इसमें आप स्टेटमेंट सी देखोगे, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज विद द प्रेसिडेंट, ये हो जाता है रॉन्ग। रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज विद द प्राइम मिनिस्टर, तो सी एलिमिनेट कर दो। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ए बी दोनों में करेक्ट है। डी पढ़ना है केवल हमें, द गवर्नमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द 3 ऑर्गन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ। इसमें मैं जब एग्जाम दे रहा था तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म में कंफ्यूज था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। जबकि मैंने ऑप्शन डी, इसका जो ऑप्शन 4 है मल्टीकल्चरलिज्म, वो टिक किया था, जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डायलेक्टिक इन सोशल लाइफ इज डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स। इसमें मैच करना है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इसमें इमैनुअल वॉलस्ट्रीम, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये है आपके अलेक्जेंडर वेंथ। इससे पहले भी हमने देखा था सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसी पेपर में पूछा गया है। अलेक्जेंडर वेंथ का एक स्टेटमेंट भी आया था, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। डिफेंसिव रियलिज्म केनेथ वॉल्स एंड ऑफेंसिव रियलिज्म जॉन मेर्साइमर। ठीक है, इसे आप मैच कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन असेंडिंग ऑर्डर। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, गुजराल डॉक्ट्रिन, पंचशील, पंचामृत, लुक ईस्ट पॉलिसी। स्टार्ट होगा पंचशील से और एंड होगा पंचामृत पे। सी से स्टार्ट डी से एंड, सी से स्टार्ट डी से एंड नहीं है, इसमें है, इसमें है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखते हैं, सी से स्टार्ट पंचशील, फिर ई इसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि नरसिम्हा राव के टाइम आई थी। ए और बी में हमें देखना है। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी मनमोहन सिंह के टाइम में, जबकि गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 के बाद की है, तो बी पहले आएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। Which is our group of people who comes together to contest election and hold power in the government? प्रेशर ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। कंटेस्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रेशर ग्रुप। ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, स्टेटमेंट हमें करेक्ट फाइंड करना है। पॉलिटिकल पार्टी यस, बी होगा, बी दो ऑप्शन में, ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो गया। इंटरेस्ट ग्रुप, बिजनेस लॉबी पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो डी भी एलिमिनेट हो गया, केवल बचा ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि एक डेफिनेशन है कि पॉलिटिकल पार्टी इज ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन भी डिलीटेड है, आप देख सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ठीक है, Which organization provides a robust communication system and effective support for e-governance in India? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। देखते हैं, भारत अपनी विदेश नीति में सामरिक स्वायत्तता में विश्वास करता है और इसका अनुपालन भी करता है। भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी सैन्य ब्लॉक में होने से अस्वीकार किया था। यस, दिस इज करेक्ट। भारत ने अपने हथियार सभी संभव स्रोतों से प्राप्त किए, ये भी करेक्ट है।
भारत ईरान से तेल का आयात घटाने के लिए अमेरिका दबाव के आगे झुक गया। इंडिपेंडेंटली ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट यहाँ क्या पूछा गया है आप देखिए। भारत अपने विदेश नीति में सामरिक स्वायत्ता में विश्वास करता है और इसका अनुपालन भी करता है। ये पॉजिटिव टोन में बात, स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव टोन में बात कर रहा है, जबकि जो स्टेटमेंट सी है वो बता रहा है कि भारत की स्वायत्ता, इसमें जो सामरिक स्वायत्ता है, भारत अपनी विदेश नीति में सामरिक स्वायत्ता में विश्वास करता है और इसका अनुपालन करता है। सामरिक स्वायत्ता मतलब सोवरेनिटी। तो स्टेटमेंट पढ़ते इसके रिगार्डिंग भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी सैन्य ब्लॉक में होने से अस्वीकार किया था। ये करेक्ट है, इसलिए हमने न्याम का समर्थन किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। भारत ने अपने हथियार सभी संभव स्रोत से प्राप्त किए हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत ईरान से तेल का आयात घटाने के लिए अमेरिका दबाव के आगे झुक गया, ऐसा करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये सॉवरेनिटी को वॉयलेट करता है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है विदेश नीति में सामरिक स्वायत्ता में विश्वास करता है और इसका अनुपालन भी करता है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जबकि यह निगेटिव इंडिया के बारे में कह रहा है। तो सी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ए भी करेक्ट है। अभी हमें देखना है केवल डी और ई में। भारत यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण रूस से तेल आयात न करने के संबंध में पश्चिमी देशों के दबाव के आगे नहीं झुका, दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये हमें पता है कि रशिया से हम ऑयल परचेस करते रहे, वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्रेशर था उसके आगे हम नहीं झुके, जो कि क्या बताता है, सामरिक स्वायत्ता को। ऑप्शन डी भी हमें करेक्ट मिल गया है, ई को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आप पॉज करके इसे देख सकते हो। यदि आपको पता है कि वर्च्यू का कॉन्सेप्ट दिया है मैकियावेली ने, तो सी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में, तो इससे आपका आंसर निकल आता है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल राइट। इसमें से क्या जस्टिसेबल राइट है? डीपीएस भी नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं है, प्रीएम्बल भी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। जस्टिसेबल का मीन्स है कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हो। ठीक है, अर्थात कोर्ट में जाके आप अपने राइट्स के लिए जो लीगल वे है वो तलाश सकते हो। जस्टिसेबल राइट, कोर्ट के माध्यम से इन्फोर्स कर सकते हो राइट्स को, ये आप कर सकते हो। वो हैज़ प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एलाइट, CW मिल, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये भी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद पैसेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सोशलिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपनी विदेश नीति में सामरिक स्वायत्ता में विश्वास करता है और इसका अनुपालन करता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट, उसका जो हिंदी रूपांतर, भारत अपनी विदेश नीति में सामरिक स्वायत्ता में विश्वास करता है और उसका अनुपालन करता है। बात चल रही है सॉवरेनिटी की। भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी सैन्य ब्लॉक में होने से अस्वीकार किया है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमने नाम का सपोर्ट किया है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। भारत ने अपने हथियार सभी संभव स्रोतों से प्राप्त किए, यस दिस इज करेक्ट। हम इजराइल से भी वेपन परचेस करते हैं, रशिया से भी करते हैं, फ्रांस से भी करते हैं, यूएसए से भी करते हैं, तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो हमारी सॉवरेनिटी उसको दर्शाता है। भारत ईरान से तेल का आयात घटाने के लिए अमेरिका दबाव के आगे झुक गया, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पूछा गया है सामरिक स्वायत्ता, सॉवरेनिटी की बात की जा रही है, जबकि यह स्टेटमेंट उसके अपोजिट है। डी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, भारत यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण रूस से तेल आयात न करने के संबंध में पश्चिमी देशों के दबाव के आगे नहीं झुका, यह स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। तो ए बी डी ऑप्शन 4 में है। यहाँ पॉज करके देख सकते हो, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। वर्च्यू का कॉन्सेप्ट दिया है मैकियावेली ने, सी का 3, ए के ऑप्शन में ऑप्शन 2। विच अमंग द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल राइट। जस्टिसेबल राइट का मीनिंग होता है कि कोर्ट द्वारा इन्फोर्स किया जा सके, जो होगा फंडामेंटल राइट। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एलाइट। पावर एलाइट का कॉन्सेप्ट दिया है CW मिल। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पैसेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। सोशलिज्म, थॉमस पिकेटी आई थिंक, फेमिनिज्म, बेल हुक, इकोलॉजिज्म, जोसेफ EF शुम्पिटर सुमेकर, और मल्टीकल्चरलिज्म के लिए फेमस है चार्ल्स टेलर, ऑप्शन डी। ठीक है, अब इसके बाद पैसेज वाले क्वेश्चन
स्टार्ट हो रहे हैं, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसे आप पॉज करके देख सकते हो। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं पैसेज के, यहाँ से 20 मार्क्स आप अपने और ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के हमने देखे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।